दोस्तों, आज की रात मैं ये नहीं कहूँगा कयामत की रात है, लेकिन मोदी जी के लिए आज की रात थोड़ी मुश्किल है। और मुश्किल इसलिए है क्योंकि मोदी जी को आज रात ये तय करना होगा कि ये जो महिला हैं, ये जो मोहतरमा हैं, इनसे इस्तीफ़ा लिया जाए या इन्हें बख्श दिया जाए, इन्हें कुर्सी से हटाया जाए या कुर्सी पर रखा जाए। रात में उन्हें तय करना है। वैसे अगर मोदी जी चाहें तो सिर्फ उन्हें एक फ़ोन करना है अपनी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को, और 10 मिनट में, अगले 10 मिनट में ये जो महिला है इनको इस्तीफ़ा देना ही होगा। अब मोदी जी इस्तीफ़ा लेंगे या बख्श देंगे, खबर बड़ी मैं आगे बताऊंगा, लेकिन मैं पहले दोस्तों को ज़रा ये बता दूं कि ये जो मोहतरमा हैं इनका परिचय क्या है। अब इनका जो नाम है थोड़ा अजीब सा है, माधवी पुरी बुच। पढ़ी लिखी हैं, सेंट स्टीफन से पढ़ी लिखी हैं, अहमदाबाद की पढ़ी लिखी। अब ये जो महिला हैं इनको मोदी सरकार ने 1 मार्च 2022 को, मार्च 1, 2022 को मोदी सरकार ने, मोदी जी की मेहरबानी से इनको सेबी का चेयरपर्सन बनाया गया। अब सेबी वो संस्था है, वो आप कह सकते हैं इंस्टीट्यूशन है, जो देश में खरबों रुपए के शेयर बाजार को कंट्रोल करती है। यानी आप कह सकते हैं कि अडानी है, अंबानी है, टाटा है, बिरला है, इन सब की जो कंपनियां हैं, लिस्टेड कंपनियां हैं, शेयर बाजार में जो लिस्टेड है, उनकी निगरानी इनके हाथ में। और अगर कोई कंपनी गड़बड़ी करे ज़रा सी भी, तो चाहे टाटा हो या अंबानी हो या अडानी हो, उस कंपनी को ये सज़ा भी दे सकती हैं। मालिकों को शेयर बाज़ार में गड़बड़ी करने वालों को ब्लैकलिस्ट कर सकती हैं। यानी अगर कोई भी कंपनी शेयर बाज़ार में गड़बड़ी करे या आम जनता के साथ ज़रा सा धोखाधड़ी करे, तो ये जो मोहतरमा हैं कोई भी सजा दे सकती। यानी बड़ी ताकतवर कुर्सी पर बैठी हैं मिसेस बुच, माधवी पुरी बुच। अब दोस्तों, आप पूछेंगे कि भाई माधवी जी से मोदी जी को क्या मुसीबत है, माधवी जी ने मोदी जी की मुश्किल क्यों बढ़ा दी, मोदी जी मुश्किल में क्यों। अब मैंने पहले भी कहा था कि माधवी जी को सेबी का मुखिया चेयरपर्सन मोदी सरकार ने बनाया, नियुक्ति मोदी सरकार ने की। यानी मोदी जी की मेहरबानी की वजह से वो इतनी ताकतवर कुर्सी पर बैठी हैं। अब इसे मोदी जी की बदकिस्मती कहिए, मोदी जी का ऐसे दुर्भाग्य कहिए कि जो माधवी जी हैं वो अडानी के नए कांड में फंस गई हैं। और अडानी जी जो हैं वो मोदी जी की सबसे बड़ी आज की तारीख में दुखती रग है। अब दोस्तों, असली खबर तो यही थी कि क्या मोदी जी इस्तीफ़ा लेंगे माधवी जी का या नहीं लेंगे, असली कहानी वो थी। लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर आप मुझे चंद सेकंड दीजिए तो एक बार ज़रा वो कारनामा भी बता दें, वो कांड भी बता दें जिसमें माधवी जी उलझ गई हैं, फंस गई हैं, तो मुझे लगता है पिक्चर एकदम क्लियर होगी। और एक मैं आपसे वादा मैं ये करता हूँ कि ये जो शेयर मार्केट है, फंड है, इन्वेस्टमेंट है, इस तरह की कोई भाषा मैं बोलने नहीं जा रहा। बहुत ही आसानी के साथ जो मेरे भाई, जो मेरे दोस्त शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते, उनको भी ये कांड समझ में आ जाएगा चंद सेकंड में। और फिर असली खबर की तरफ बढ़ेंगे कि मोदी जी के लिए रात मुश्किल क्यों है और वो क्या इस्तीफ़ा लेंगे या नहीं लेंगे। अब दोस्तों, आपको याद आ रहा होगा कि पिछले बरस यानी जनवरी 24, 2023, 26 जनवरी से 2 दिन पहले एक अमेरिकी कंपनी है, हिंडनबर्ग रिसर्च, निवेश कंपनी है, इसने बड़ा संगीन आरोप लगाया। और इसने आरोप लगाया कि ये जो अडानी साहब हैं, गौतम अडानी, इनका जो अडानी ग्रुप है, इन्होंने साहब खरबों रुपए का घपला किया है शेयर मार्केट में। यानी 10 रुपए की चीज मैनिपुलेट करके 20 रुपए की कर दी, मान लीजिए। बहुत बड़ा इल्जाम था। और ये जब खबर ब्रेक हुई तो साहब हंगामा मच गया। राहुल गांधी ने हंगामा मचा दिया, ममता के सांसदों ने हंगामा मचा दिया, संसद चलने नहीं दी। इल्ज़ाम लग गए कि साहब मोदी और अडानी भाई हैं और मिलकर मलाई खा रहे हैं, और मोदी और अमित शाह अडानी को बचा रहे हैं। और हुआ भी कुछ ऐसा, राहुल गांधी को तो सदस्यता ही उनकी रद्द कर दी। आपको पता ही होगा सारी कहानी, जेल जाते जाते बचे थे जब अडानी पे इल्ज़ाम लगाए थे।
मोदी और शाह इस पर कुछ नहीं बोले, होंठ से लिए उन्होंने। लेकिन ये जो साहब हैं चंद्रचूड़ साहब, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन्होंने थोड़ी हिम्मत दिखाई। उन्होंने कहा नहीं भाई, ये तो मामला बड़ा संगीन है, लाखों जो निवेशक हैं, आम आदमी, इनका तो पैसा लूट जाएगा अगर इस तरह के घपले होंगे, इसकी जांच होनी चाहिए। तो साहब चंद्रचूड़ साहब ने जांच के आदेश कर दिए, सुप्रीम कोर्ट ने जांच के आदेश कर दिए। और किससे कहा? सेबी से कहा। सेबी से क्यों कहा? मैंने आपको बताया कि शेयर मार्केट को कंट्रोल करती है, उसको नियंत्रण करती है। और हेड कौन है उसका? मुखिया कौन है? मोहतरमा है। तो मोहतरमा से कहा गया कि साहब ज़रा आप पता लगाइए कि ये जो अडानी हैं, इनकी जो मॉरिशस में तमाम बेनामी कंपनियों के आरोप लगे, क्या इन कंपनियों से पैसा आया था? वो पैसा किसका था? क्या वो पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट हुआ था? इस तरह के तमाम गंभीर सवाल सुप्रीम कोर्ट ने मोहतरमा से पूछे कि आप जांच करके बताइए, और आपके पास सारी एजेंसी हैं आपकी। तो मैडम ने जांच शुरू की अडानी ग्रुप पे। अब दोस्तों, ये जो मैडम है, इनको ये पता लगाना था कि साहब अडानी की ग्रुप की जितनी कंपनियां हैं उसमें क्या विदेश से पैसा आया, अगर आया तो किसका था, क्या अडानी के किसी भाई का था, अडानी के किसी रिश्तेदार का था, या फिर कोई कार्टेल था जिस फंड से पैसा आ रहा था, वो पैसा क्या काला धन था, वो पैसे से क्या शेयर मार्केट में रिगिंग हुई, गड़बड़ हुई। ये सारी जानकारियां इनको एकत्र करनी थी, जुटानी थी मैडम को, और जुटाकर ये सारी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज साहब को देनी थी। अब जानकार कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार बार मैडम से कहता रहा कि भाई रिपोर्ट लाइए, रिपोर्ट लाइए, समय मांगती नहीं। लेकिन आखिर में क्या हुआ कि मैडम कुछ ज़्यादा पड़ताल कर नहीं पाई, ना कोई ठोस सबूत मिला, ना कोई गहन जानकारी मिली, और आखिरकार में वही हुआ कि जब सबूत नहीं थे तो जज साहब ने एक तरह से क्लीन चिट दे दी अडानी जी को। लेकिन इस मामले में कल एक चौंकाने वाली खबर हिंडनबर्ग रिसर्च ने फिर करी, और उसने कहा कि नहीं, जांच ही दरअसल सही नहीं हुई, क्योंकि खेल कुछ और था। अब हिंडनबर्ग ने कल बड़ा खुलासा किया। खुलासा ये किया, हिंडनबर्ग रिसर्च का कहना है कि साहब जिन फंड्स की, मॉरिशस में जो फंड्स थे जहां से पैसा आ रहा था, जिसकी जांच करनी थी, उस फंड में माधवी जी और इनके पति दोनों का, मियां बीवी का दोनों का पैसा लगा हुआ था। और जिस फंड में पैसा लगा हुआ था, उस फंड में गौतम अडानी के बड़े भाई, जो बड़े खिलाड़ी हैं, विनोद अडानी, जी हाँ, इनका भी पैसा लगा था। यानी कुल मिलाकर जिस फंड में माधवी जी का पैसा लगा है, उसी फंड में विनोद अडानी का भी पैसा लगा है, और इन्हीं सब चीजों की जांच करनी थी। तो जांच होती कहां से? अब दोस्तों, मोटा मोटी अगर मैं कहानी का निष्कर्ष निकालूं, अगर मैं सार बताऊं, तो आप यूं समझ सकते हैं जैसे किसी दरोगा को किसी चोर की जांच करने के लिए कहा गया, और बाद में पता लगा कि साहब जो दरोगा है, जिस चोर की जांच कर रहा था, उस चोर के साथ ही उसके संबंध थे, उसके रिश्ते थे। कुछ ये इस तरह का मामला है। अब उधर अडानी ग्रुप ने कहा कि साहब ये उनको बदनाम करने का खेल है, हिंडनबर्ग हमेशा उनको बदनाम करता है, पिछले बरस भी किया और इस बरस भी किया। ये अडानी ग्रुप का कहना है कि हमने कोई भी गलत काम नहीं किया। और जो मैडम है, मैडम कह रही कि हाँ भाई, पैसा हमने इन्वेस्ट किया था, लेकिन हमारे कोई लिंकेजेस अडानी ग्रुप से नहीं है, हमने कोई ऐसी गड़बड़ नहीं की, ये इनका कहना है। यानी दोनों लोगों ने, अडानी ने और मैडम ने, दोनों ने फिलहाल खंडन किया है। और उधर विपक्ष है, राहुल गांधी ने तो कहा कि नहीं साहब, इसमें तो इस्तीफा होगा ही, और नहीं होगा तो कांग्रेस सड़कों पर आएगी, और उनकी पुरानी डिमांड है अडानी को लेकर। बाकी जो विपक्षी पार्टियां, सबने कहा कि भाई इस्तीफा तो देना पड़ेगा, क्योंकि अगर शेयर मार्केट की जो सबसे बड़ी संस्था है, रेगुलेटर अथॉरिटी है सेबी, अगर उसकी चेयरपर्सन, उन पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं और दस्तावेज सामने, तो इस्तीफा तो देना ही होगा। अब मोदी जी को तय करना है, क्योंकि माधवी जी को उन्हीं की सरकार ने इस कुर्सी पर बैठाया है। कि जो आया था गंगा का लाल बनकर, वो रह गया अडानी का दलाल बनकर। In February 2017, Madhavi Puri transferred these assets of the fund from a joint account into that of her husband. क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संरक्षण के बगैर ये जो तथाकथित मिलीभगत है अडानी
और सेबी की ये हो सकती थी। अब दोस्तों घूम फिर के सवाल वही आखिर में जो सवाल है, द बिग क्वेश्चन, कि क्या मोदी जी इस मामले में माधवीपुरी बुच, ये जो सेबी की चेयरपर्सन है, इनसे इस्तीफा मांगेंगे या नहीं मांगेंगे, बख्श देंगे, मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए, ये स्थिति है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई अडानी जो है कहीं ना कहीं केंद्र बिंदु में है, वो इस एपिसेंटर हैं इस पूरे मामले के। अब अडानी का नाम आए और मोदी जी एक्शन कर दें, ऐसा अभी तक तो हुआ नहीं। हालांकि आप अल्पमत में सरकार है, बैसाखियों की सरकार है। तो सवाल इस बात का है कि क्या मोदी जी इसमें कोई एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे। आज दो खास मेहमान हैं और एक साहब तो बहुत ही खास हैं आज, रवि नायर। अब ये जो नायर साहब हैं, इन्होंने अडानी पर कई खुलासे किए, काफ़ी इन्वेस्टिगेशन किया। मैंने इनसे कहा कि साहब, नायर साहब आज तो आइए कम से कम हमारे प्रोग्राम में, क्योंकि अडानी के बारे में, ऑपरेशंस के बारे में आपसे ज़्यादा कौन जानता है। सुना है कि अडानी ने उन पर कई मुकदमे भी कर रखे हैं। खैर हिम्मत करके वो आए। थोड़ा दक्षिण भारतीय हैं, अंग्रेज़ी में ज़्यादा बोलते हैं, हिंदी कम बोलते हैं। मेरी गुजारिश है, कोशिश करिएगा उनको सुनने की। मैंने कहा कि हिंदी में जितना हो सकता है बोलिए। और साथ में उमाकांत लखेड़ा जी, उनसे भी मैं पूछूंगा कि भाई विकल्प क्या है। अगर सीबीआई जांच नहीं हो सकती, अडानी के खिलाफ कुछ ईडी नहीं हो सकता, इनकम टैक्स वाले भी कुछ नहीं कर सकते, तो इसमें विकल्प क्या है। देश इस दिशा में आगे कैसे बढ़े, पड़ताल कैसे हो इस गड़बड़ की। तो मामला बड़ा विकट है। सुनते हैं नायर साहब को और लखेड़ा साहब को, बाकी मैं फैसला आप पर छोड़ता हूं। मेरा सवाल यह है कि क्या आपको नायर साहब लगता है कि सेबी की चेयरपर्सन, जो एक तरह की आप कह सकते हैं दरोगा हैं, इंस्पेक्टर हैं, कोतवाल हैं, अंपायर हैं, क्या अंपायर ने अडानी के मामले में आपको लगता है कि आपका जमीर कहता है कि ईमानदारी से जांच करी? क्योंकि अडानी को क्लीन चिट दी गई। अगर रिबेरो जैसा, केपीएस गिल जैसा कोई चेयरपर्सन होता तो हो सकता है कि आज कुछ और होता सुप्रीम कोर्ट में जो जांच चल रही थी। क्या आपको लगता है कि इस पूरे मामले में ये जो मिसेस बुच हैं, इनकी जांच होनी चाहिए, इनकी भी जांच होनी चाहिए? ये मैं पूछ रहा हूं, मैं टेक्निकल एस्पेक्ट्स में नहीं जाना चाह रहा। एज अ सिटिंग होल टाइम मेंबर ऑफ सेबी, तो अब क्या होना चाहिए? इनको अपनी उस कुर्सी पर बैठना चाहिए। This is headed by Mrs. Madhavipuri Buch. And इसमें जो accused है, इस अडानी के साथ ये सारा फंड्स भी है, ये सारा लाइक ये फंड्स को जो कंट्रोल कर रहे हैं, IALF, Pride and Trust, एंड इधर मिसेस माधवीपुरी बुच उनसे फोन पे बात करता है और मेल करते हैं दैट मेरा हस्बैंड के नाम पे वो है। वो मतलब ये है दैट मिसेस माधवीपुरी बुच सबको जानते हैं जी, इन दैट पर्सनली जानती है। In that case, if she leads the investigation against the Adani Group and this related entities, वो investigation निष्पक्ष या honest होगा नहीं होगा? That is the question. चलिए, नायर साहब जिन्होंने अडानी का सबसे पहली स्टोरी करी, हिंदुस्तान के पहले रिपोर्टर हैं, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हैं, जिन्होंने अडानी का पूरा पर्दाफाश किया। कई इनकी स्टोरीज आई, इन पर मुकदमे चल रहे हैं। इनका यह कहना है कि अगर उसी फंड में मिसेस बुच का या उनके हस्बैंड का अगर अकाउंट है, उन्होंने निवेश कर रखा है और वही जांच कर रही हैं, तो ये निष्पक्ष जांच हो ही नहीं सकती। मैं लखेड़ा साहब के पास आ रहा हूं। लखेड़ा साहब, आपको लगता है कि मिसेस बुच जो सेबी की चेयरमैन है, जिनको मोदी सरकार ने अपॉइंट किया है, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, वरना ये बवाल गले की हड्डी बन जाएगा मोदी के लिए? देखिए, जो मोदी रिजिम में अडानी और उनके जो फंड्स हैं और उनके जो कॉर्पोरेट कनेक्शंस हैं और उनके भाई विनोद अडानी जो एनआरआई हैं और वो मॉरिशस से डील करते हैं, और ये पिछली जो 17 लोकसभा में जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई जी, तो उसमें ये मामला बहुत उछला था और उसमें ये मांग की गई थी कि इस पर जेपीसी बननी चाहिए इसकी, लेकिन वो मांग मानी नहीं गई। मैं ये पूछ रहा हूं कि इस मामले की जांच, एक चोरी हो गई, मान लिया एक चोरी हो गई, उस चोरी की जांच जिस दरोगा को दी गई, उस दरोगा का भी उस चोरी के उसमें हिस्सेदारी है। मैं ये कह रहा हूं आपसे, क्या होना चाहिए? सवाल ये है कि भाई, मैं जो लखेड़ा साहब, मैं आपसे कह रहा हूं कि जरा जांच करिए, नायर साहब की जांच करिए। नायर साहब ने पैसे चुरा लिए, उसमें नायर साहब आपके पार्टनर हैं,
वहां आपका भी पैसा लगा हुआ है, तो आप क्या जांच करेंगे? मैं ये कह रहा हूं। इसकी देखिए दो रास्ते हैं। अगर पार्लियामेंट अगर चल रही होती तो पार्लियामेंट्री जेपीसी बैठती उसमें, और जेपीसी बैठते, और जेपीसी के बैठने के पहले जो सेबी की चेयरमैन हैं अभी माधवी पुरी बुच जी, उनको अपने पद से हटना ही पड़ेगा। इसलिए हटना पड़ेगा कि उनके पद पर रहते हुए, पोस्ट पर रहते हुए कोई इंडिपेंडेंट और निष्पक्ष जांच मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंट तो सब उनके पास है ना। डॉक्यूमेंट जब उनके पास है, कंट्रोल उनके पास है, तो निष्पक्ष जांच कैसे होगी? या तो पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया जाए, एक ही ऑप्शन है कि पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया जाए और पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन में इसको डिस्कशन किया जाए, और डिस्कशन के बाद जेपीसी अपॉइंट की जाए। क्योंकि लेकिन लखेड़ा साहब, पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, खत्म कर रहा हूं मैं। पार्लियामेंट सेशन में नहीं है जी, पार्लियामेंट चूंकि सेशन में नहीं है, ऐसी सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड हाई लेवल इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए। इसके अलावा कोई उपाय अभी तक मुझे दिखाई नहीं पड़ता है। चलिए, मैं एक चीज कह रहा हूं, हम बहुत टेक्निकल अगर जाएंगे तो किसी को ये कार्यक्रम शो समझ ही नहीं आएगा। और मुझे लगता है ये काम सीबीआई का है, ये काम सेबी का है। टेक्निकल चीजें करें। जनता तो ये जानना चाहती है कि चोर कौन है, पुलिस कौन है, डाकू कौन है, साधु कौन है, संत कौन सही है, कौन गलत। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं। आपने कहा कि साहब अडानी के बारे में आपने दस्तावेज खोले, आपने कई स्टोरियां ब्रेक करी, आपने अडानी के बहुत से खुलासे किए। मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, एक सवाल पूछ रहा हूं, मैं चाहूंगा दिल से जवाब दीजिएगा। ये बताइए कि अगर नरेंद्र मोदी वो देश के प्रधानमंत्री ना होते, अमित शाह देश के गृह मंत्री ना होते, सारी जांच एजेंसियों की लगाम इनके हाथ में ना होती, कोई और प्रधानमंत्री होता, मान लीजिए राहुल गांधी होते, तो क्या अडानी के साथ यही हो रहा होता, या अडानी जेल में होते? ये बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अडानी क्या रिचेस्ट पर्सन होते या जेल में होते अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते? मैं एक खोजी पत्रकार से, जिसने अडानी की सारी कुंडली खोली, उससे पूछ रहा हूं। दीपक, 2001 से लेके मिस्टर नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल ट्रैजेक्टरी और अडानी ग्रुप का बिजनेस ग्रोथ आप एक ग्राफ में डालोगे, सो दोनों वर्टिकल लाइन से ऐसे ही होगा, पैरेलल, दोनों साथ साथ बढ़े, साथ साथ एक ही तरफ। एक एग्जांपल देता हूं, 2013 सितंबर में पहले जो प्रीपोल प्रेडिक्शन आया था, 2014 का जनरल सर्वे आए थे जो क्या होगा, सर्वे, उससे जस्ट पहले अडानी ग्रुप का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन $7.8 बिलियन था in September 2013. 9 years later, in September 2022, Adani Group's market capitalization reached $262 billion. ओहो, 7 बिलियन से 222 बिलियन, 7.8 बिलियन। लखेड़ा साहब क्या कह रहे हैं? 262। लखेड़ा साहब क्या बता रहे हैं? 7 बिलियन डॉलर 222 बिलियन डॉलर हो गया। बिलियन 262 262 बिलियन डॉलर, बिलियन नॉट मिलियन, बिलियन साहब, बिलियन। 262 बिलियन डॉलर पहुंच गया था। सो आप सोच लो, नरेंद्र मोदी नहीं होता तो अडानी पहुंचता इधर नहीं पहुंचता। एक चीज और पूछ रहा हूं, क्योंकि आप खोजी पत्रकार हैं, सारे दस्तावेज अडानी के बारे में जितनी जानकारी आपको है, हमें और लखेड़ा साहब को नहीं है। हमें ईमानदारी से अपने दोस्तों के आगे ये बात रखनी चाहिए। और मुझे लगता है हिंदुस्तान में जितने भी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, अडानी हो, अंबानी हो, कॉर्पोरेट के बारे में, रवि नायर साहब, आपको सबसे ज्यादा जानकारी, ये मैं बात स्वीकार करता हूं। मुझे एक चीज ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि अडानी के मामले में सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, जब तक ये सरकार है, क्या जांच कर पाएंगी निष्पक्षता से? ये बताइए, हाँ या ना? ना। क्यों? डोंट इवन एक्सपेक्ट। डोंट इवन एक्सपेक्ट। उम्मीद भी ना करें ना। नहीं, वजह तो बताइए। आपसे एक तो पॉइंट तो बताइए, क्यों नहीं? आप कह रहे कि आप एक्सपेक्ट ही मत करिए, एक तो पॉइंट बता दीजिए। आपसे एक काउंटर सवाल पूछ रहा हूं, आपका जवाब उसी में है। 2001 में नरेंद्र मोदी गुजरात में चीफ मिनिस्टर बना।
2010-12 तक इतना एलिगेशंस आया, इतना सीएजी ने इतना रिपोर्ट्स हाईलाइट किया, इतना घोटालों की, इंक्लूडिंग अडानी और मेनी कॉर्पोरेट्स, और फेवरेटिज्म का, और फाइनेंस मिसमैनेजमेंट का, क्रोनीइज्म का. And after 2014, in national level, when Modi became the chief minister, इतना allegations लगा that cronyism का, corruptions का, रफाल याद है आपको? जी. कभी भी एक भी allegation पे नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, वेदर गुजरात में और इधर पे, कभी भी एक इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया था? आज तक नहीं किया है, नहीं किया है. इससे पहले जितना भी गवर्नमेंट, अब देख लो इंडिया में जितना भी गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट्स थे, कोई भी एलिगेशन आता है, एक इन्वेस्टिगेशन होता ही है. बड़ा सवाल, बहुत बड़ा सवाल आपने कर दिया. आपने कहा कि जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने किसी भी मामले में, चाहे जो भी विवाद हो, चाहे हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट पर विवाद हो, चाहे सेबी के चेयरपर्सन के साथ उनके रिश्तों पर बवाल हो, चाहे उनके ब्लैक मनी और उनके शेयर मार्केट के भाव को ऊपर नीचे करने को लेकर हो, रिगिंग को लेकर हो, नरेंद्र मोदी सरकार ने कोई भी जांच आज तक सीबीआई, ईडी या इनकम टैक्स को नहीं दी. आप कहना चाह रहे हैं. मेरा सवाल अब लखेड़ा साहब से. लखेड़ा साहब, भाई हमसे ज्यादा तजुर्बा तो आपको है सरकार के कामकाज के को देखने का, और आप सरकार के कामकाज को ही देखते हो. अगर नायर साहब, खोजी पत्रकार, कह रहे हैं कि 2014 के बाद आप उम्मीद मत करिए, जब तक मोदी जी कुर्सी पर हैं, ये उम्मीद मत करिए कि चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे ईडी हो, चाहे वो फिर सीबीआई हो, चाहे फिर गुजरात की पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, इकोनॉमिक ऑफेंस हो, विजिलेंस हो, कोई भारत की एजेंसी अडानी ग्रुप पे जांच नहीं कर सकती. ये इनका कहना है. मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अब इस मामले में फिर क्या किया जाए? अगर सीबीआई जांच नहीं कर सकती, ईडी नहीं कर सकती, इनकम टैक्स, तो फिर विकल्प क्या है? क्या विकल्प एक संयुक्त संसदीय जांच कमेटी ही है? क्या पार्लियामेंट को जांच अब करनी चाहिए? विपक्ष और सरकार के जो एमपीज हैं, इनकी एक कमेटी जांच करे. कौन जांच करे तो बताइए साहब. बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? जांच कौन करेगा? बाइडेन करेंगे, पुतिन करेंगे, कौन करेगा जांच? जो जेपीसी होती है, जेपीसी कोई, उसके पास कोई टेक्निकल मैकेनिज्म नहीं होता. मैं आपको बता दूं कि आज तक इस्तीफे जरूर हुए होंगे जेपीसी की मांग के बाद, कुछ हुआ कुछ नहीं है. जितनी भी जेपीसी हुई हैं, वो जेपीसी तो मुझे के डिमांड, लखेड़ा साहब, लेकिन जो एक्शन प्लान होगा, एक्शन प्लान ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में एक्सपर्ट्स, जांच एजेंसियां काम करें, जो फॉरेंसिक इंक्वायरी के जो एक्सपर्ट्स हैं वो जांच करें और वो सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करें. अब एक अंतिम सवाल मैं नायर साहब से करूंगा. नायर साहब, क्या आपको लगता है कि ये जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है, पहले जो रिपोर्ट आई थी और अब जो रिपोर्ट आई थी, क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट या हमारी जो एजेंसियां हैं किसी नतीजे पे पहुंचेंगी, या आपका वही जवाब है कि जब तक मोदी है तब तक कुछ नहीं होना? आप हिस्टोरिकली देखोगे, जब भी देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट इन पावर, जुडिशरी हमेशा वीक रही है. अब ध्यान दे दो थोड़ा सा पीछे, आई मीन 70s, ठीक है, 80s, 90s, राइट? सो मोदी, नरेंद्र मोदी आफ्टर बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने एक परसेप्शन बनाया दैट ही इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन. एंड ये क्या करता है, ही हैज हिज ओन आर्म ट्विस्टिंग टैक्टिक्स व्हिच एवरीवन नोस. कुल मिलाकर दोस्तों, मैं आज आपसे माफी मांगूंगा. आज का पहला ऐसा प्रोग्राम है कि अंत में मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा. ये ऐसा शो है जो किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा, और कंक्लूजन में ये नहीं पहुंचा कि हमने सवाल उठाया था कि क्या अडानी के मामले में सेबी की चेयरपर्सन को इस्तीफा देना चाहिए, क्या इसमें जांच होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच होनी चाहिए, क्या इसमें जेपीसी होनी चाहिए. तमाम हमने सवाल उठाए थे, लेकिन नायर साहब ने उस पर पानी डाल दिया, एक लोटा पानी डाल दिया. कहा कि चाहे कुछ हो जाए, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे जेपीसी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे आईटी हो, कुछ नतीजा आने वाला नहीं. इट विल बी ए जीरो, बिग जीरो. जब तक अडानी है, जब तक मोदी, जीरो है. जब तक नरेंद्र मोदी. तो इसी शून्य पर हम प्रोग्राम खत्म कर रहे हैं कि चाहे जो इल्जाम हो, हमको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि अडानी
इस देश में सबसे ताकतवर उद्योगपति हैं, मोदी सबसे ताकतवर नेता हैं। हमारे जैसे लोग प्रोग्राम करते रहेंगे, हमारे जैसे लोग सच बोलने की हिम्मत करेंगे, लेकिन दोस्तों नतीजा केसेस झेलते रहेंगे। इस जीरो के लिए आज माफी मांगता हूं। लखेड़ा साहब आप आए प्रोग्राम में, नायर साहब आप आए, बड़ी रोशनी आपने डाली, खुलकर बात करी, और मैं ईश्वर से और अपने दोस्तों की तरफ से मैं गुजारिश करूंगा कि वो सब के सब प्रार्थना करें, दुआ करें नायर साहब के लिए कि जो मुकदमे चल रहे हैं इनके ऊपर, वो मुकदमों में इनको क्लीन चिट मिले, ये उसमें फारिग हों और ये इत्मीनान के साथ, हिम्मत और हौसले के साथ जर्नलिज्म कर सके। लखेड़ा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। नायर साहब थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच ऑन बिहाफ ऑफ माय फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।